बच्चा पार्टी, वेलकम टू अनदर क्लास फॉर अकाउंटेंसी। और आज के इस क्लास में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो बहुत सारे बुक्स में गुडविल इज अ डिफरेंट चैप्टर, चेंज इन पीएसआर इज अ डिफरेंट चैप्टर, बट हम एक साथ दोनों को कंबाइन कर लेंगे। सो अल्टीमेटली तुम्हारे दो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर। चैप्टर 1 फंडामेंटल्स हो गया, वो तुम्हारा सबसे बड़ा चैप्टर था। अब हमारे सारे चैप्टर्स जल्दी जल्दी करके कंप्लीट होते जाएंगे और हम अपना जल्दी से पहला बुक पार्टनरशिप कंप्लीट कर लेंगे। सो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और अपना प्रोग्रेस भी बताना कि तुमने पार्ट 1 दैट इज फंडामेंटल्स का पहला चैप्टर कंप्लीट किया या नहीं किया। ठीक है, और आज से हम चैप्टर नंबर 2 गुडविल अलॉन्ग विद चेंज इन पीएसआर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो गुडविल और चेंज इन पीएसआर होता क्या है, बहुत नए नाम है जो तुम अभी सुन रहे हो। सो सबसे पहले हेडिंग डालो बच्चा पार्टी, गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो बेटा ये है आपका चैप्टर गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले, हम गुडविल अलग से पढ़ेंगे, चेंज इन पीएसआर अलग से पढ़ेंगे कंबाइंड। सो आई गेस अगले 7 से 8 पार्ट में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बेटा समझो व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि हमारे फर्म में दो पार्टनर्स है, समझ लो चिंटू और पिंटू। चिंटू और पिंटू ने एक फर्म बनाई, ठीक है। कुछ टाइम के बाद दोनों के आपसी कुछ मैटर्स की वजह से हो सकता है कि अब चिंटू पिंटू उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। तो पिंटू बोलता है कि यार मैं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। तो चिंटू बोलता है ठीक है तेरे हिस्से का काम मैं कर लूंगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है ना बेटा, विथ टाइम चीजें बदलती है, प्रायोरिटीज चेंज होती है। हो सकता है चिंटू की शादी हो गई हो, अब उसे घर पे भी टाइम देना है, तो वो बोलता है कि मैं ज्यादा बिजनेस में ध्यान नहीं लगा पाऊंगा, पिंटू मेरे हिस्से का काम तू कर ले, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि जहां पहले, चलो हम 3 पार्टनर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। टोटल 3 पार्टनर्स। पहले बेटा हम समझ रहे हैं व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो चलो हमारे 3 पार्टनर्स है, कौन कौन, चिंटू, पिंटू एंड मिंटू। 3 पार्टनर्स है, चिंटू पिंटू मिंटू, ठीक है। बिजनेस अच्छा चल रहा है। अभी ये तीनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे बेटा 1:1:1 में, इक्वली प्रॉफिट्स बांट रहे थे, ठीक है। हमने तो ये सारी चीजें अभी फंडामेंटल्स में सीखी है, प्रॉफिट्स बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग वी हैव लर्न्ड। सो ये तीनों इक्वल प्रॉफिट्स बांट रहे थे। विथ टाइम क्या हुआ, चीजें चेंज हो गई, ठीक है। और मिंटू की शादी हो गई। अब मिंटू को घर पे भी टाइम देना है, बीवी को टाइम नहीं देगा भाई तो थप्पड़ मारूंगी चलो ठीक है, थप्पड़ पड़ेगा। सो टाइम देना है घर पे भी। सो मिंटू क्या बोलता है कि यार अब मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूं बिजनेस में, तो क्या होगा अब, ठीक है। तो चिंटू क्या बोलता है ना कि ठीक है भाई तेरे हिस्से का काम मैं कर लूंगा, ठीक है, तेरे हिस्से का काम मैं कर लूंगा। सो इसकी वजह से क्या हुआ बेटा कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये लोग तीनों मिल करके टोटल 6 यूनिट्स बनाते थे, टोटल 6 यूनिट्स बनाते थे, समझ लो एग्जाम्पल ले रहे, बस 6 यूनिट बनाते थे, 2 ये और 2 ये। अब क्योंकि मिंटू की शादी हो गई वो आ नहीं पाएगा, तो मिंटू के हिस्से का काम ये कर लेगा, ये एक्स्ट्रा 1 यूनिट बनाने लगेगा, ठीक है। जो नॉर्मल पिंटू है उसका तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है और मिंटू अब यहां से 1 यूनिट कम बनाएगा, ठीक है, 1 ही यूनिट बनाएगा। तो इसमें हुआ क्या बेटा कि अब अगर मिंटू के हिस्से का काम चिंटू कर रहा है तो चिंटू तो बोलेगा ना कि यार अब जब तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर रहा हूं तो तेरे हिस्से का प्रॉफिट भी मैं लूंगा, ठीक है। इसी को बेटा बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर 6000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये तीनों 6000 को कैसे बांट रहे हैं, 2000 चिंटू, 2000 पिंटू, 2000 मिंटू। अब क्योंकि चिंटू मिंटू के हिस्से का भी काम कर रहा है, तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम प्रॉफिट बांटेंगे 3:2:1 में। मतलब इस 6000 में से 3000 अब बनेगा चिंटू का, 2000 रुपए बनेगा पिंटू का और 1000 बनेगा मिंटू का। समझ आया कैसे, देखो 3000
बन गया चिंटू का, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम भी तो कर रहा था, 3 यूनिट बना रहा था। जो हमारा बीच वाला पार्टनर है पिंटू, वो तो बेचारा 2 का 2 ही बना रहा है। तो देखो इसे इधर भी 2000 मिलते थे पहले के पीएसआर में भी, अभी भी 2 ही हजार मिल रहे हैं। और ये जो मिंटू है इसे पहले मिलते थे 2000, बट अब क्योंकि इसका कुछ काम ले लिया चिंटू ने, तो अब इसे मिल रहे हैं 1000। तो इनका पूरा पीएसआर चेंज हो गया। इसी को बेटा हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले कुछ था, अभी कुछ था। अब कभी भी बेटा जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना, तो यहां पे एक चीज मैंडेटरी है। एक चीज क्या मैंडेटरी है? सैक्रिफाइस स्लैश गेन। कभी भी बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, पहले कुछ पीएसआर था, आज कुछ पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम पीएसआर बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। सो कोई एक पार्टनर तुम्हारा सैक्रिफाइस करेगा बेटा, ठीक है, और कोई एक पार्टनर आपका गेन करेगा, ठीक है। ये सैक्रिफाइस और गेन क्या होता है मैम? ठीक है, सैक्रिफाइस मतलब बच्चा ये कि देखो मिंटू ने अपने हिस्से का काम चिंटू को दे दिया, ठीक है। तो मिंटू यहाँ पे क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है बेटा। पहले उसे 2000 मिलते थे, अभी 1000 मिल रहे हैं, प्रॉफिट सैक्रिफाइस हो गया ना। वही जो तुम्हारा चिंटू है, उसे पहले 2000 मिलते थे, अब 3000 मिल रहे हैं, वो गेन कर गया, उसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमेशा एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, एक पार्टनर गेन करेगा। तो तुम ये पता कैसे करोगे कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है? इसके लिए बेटा हम लगाते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या लगाते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकालोगे कैसे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऐसे बेटा कैलकुलेट होगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलो अभी जल्दी से हम इसी क्वेश्चन में देखते हैं हमारा कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन। कौन कौन से हमारे पार्टनर है जल्दी से लिख लेते हैं। चिंटू, पिंटू एंड मिंटू, ठीक है। इन तीनों का बेटा सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख लो। कितना था ओल्ड रेशियो? 1:1:1। तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। इसमें से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे। न्यू रेशियो क्या है बेटा? देखो 3:2:1, मतलब कि 3/6, 2/6 और 1/6। माइनस करो, 3/6, 2/6 और 1/6। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। 3 2 6, 2 1 2, -3, ठीक है। इधर भी 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 - 2। इधर भी 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 - 1, ठीक है। चलो अब हम लोग फाइनल अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। बेटा देखो पहले 2 हिस्से थे, अभी 3 हो गए। पहले 2 हिस्से मिलते थे, अभी 3 हो गए। तो ये इधर आ गया 2 - 3 -1/6। पहले 2 हिस्से मिलते थे, अभी 3 हिस्से मिलते थे। तो कभी भी अगर बेटा आपका आंसर माइनस में आए तो इसका मतलब है ये पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है। देखो 2 - 2 इसका निल, ना ही ये गेन कर रहा है ना ही ये सैक्रिफाइस कर रहा है। हमने ऊपर भी देखा था, पहले भी 2000 मिलते थे, अभी भी 2000 मिल रहे हैं, तो इसका निल हो गया। पहले मिंटू को मिलते थे 2 हिस्से, बट अब मिल रहे हैं 1 हिस्सा, तो 2 में से 1 चला गया, तो इसका क्या बटा? 1/6। तो ये पार्टनर आपका बेटा सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। देखो माइनस में बेटा आंसर आया, पहले 2 हिस्से मिलते थे, अभी 1 ज्यादा मिल रहा है, तो माइनस में आंसर आ गया, तो गेन हो गया। अब इसका एक सिंपल लॉजिक यही है कि अगर तुम्हारा माइनस में आंसर आ रहा है तो वो पार्टनर गेन कर जा रहा है, नॉर्मल पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर जा रहा है। सो ऐसे तुम क्या पता कर सकते हो? पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है या पार्टनर गेन कर रहा है, इस फॉर्मूला से, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अभी आपको चैप्टर नंबर ये जो हम पढ़ रहे हैं गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर 2 और 3, इसके बाद हम जब चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे, सब में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंस है। सो आपको ये अच्छे से समझना है, ठीक है। ये समझ आ गया। अब मैम कौन कौन से केसेस में ये चेंज इन पीएसआर होगा, कब कब चेंज इन पीएसआर होता है, ठीक है। बेटा चेंज इन पीएसआर को ही हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में चेंज इन पीएसआर को ही बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बेटा हम चेंज इन पीएसआर को ही बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन अब कब कब होगा? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा बेटा चेंज इन पीएसआर में, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है।
एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, ठीक है। किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। एक पार्टनर चला गया, रिटायर हो गया, किसी एक पार्टनर की सडन डेथ हो गई, तब भी पीएसआर बदलेगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। या फिर बेटा दो कंपनी मिलके एक नया कंपनी बना ले, जैसे कि ए बी सी एक कंपनी है और ई एफ ए कंपनी है, तो ए बी सी और ई एफ ने मिलाकर एक डी ए कंपनी बना ली, मतलब दो लोग मिलकर एक नया कंपनी बना रहे। इन शॉर्ट ए बी एक कंपनी है, सी डी एक कंपनी है, दोनों ने मिलकर एक कॉमन कंपनी बना ली, ए बी सी डी, इसको एमाल्गमेशन बोलते हैं, ठीक है। सो इन सारे केसेस में बेटा आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा। सो ये तो समझ आ गया कि चेंज इन पीएसआर क्या होता है। चेंज इन पीएसआर को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है। सो चेंज इन पीएसआर समझ आया, बस ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है, चेंज इन पीएसआर। अब पहले गुडविल अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर चेंज इन पीएसआर के बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब देखो गुडविल क्या होता है, आओ समझो व्हाट इज गुडविल। गुडविल, अब मैम ये गुडविल क्या होता है, व्हाट इज दिस गुडविल। बेटा गुडविल आपका एक एसेट है। गुडविल क्या है, एक एसेट है, ठीक है। बैलेंस शीट में गुडविल हमेशा एसेट साइड रहता है, ठीक है। गुडविल इज एन एसेट, बट ये एक ऐसा एसेट है बेटा जो कि इंटैंजिबल होता है। इंटैंजिबल मतलब हम कभी गुडविल देख नहीं सकते, हम हमेशा उसे फील कर सकते हैं। और गुडविल का मीनिंग क्या हुआ मैम, बेटा गुडविल का मीनिंग होता है गुड नेम, कहीं ना कहीं तुम इज्जत ले लो, ठीक है बेटा, रेप्यूटेशन। गुडविल का मतलब यही होता है। अब जैसे कि तुम आज मुझसे पढ़ रहे हो, और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉमर्स एजुकेटर्स है, तुम शायद उनसे भी पढ़ते हो कि मुझसे भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तुम मुझसे पढ़ रहे हो क्योंकि शायद तुम्हें मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। तुम आज मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज जाते हैं, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें अच्छी बर्गर पिज्जा देते हैं, अच्छा क्वालिटी देते हैं। तो ये सब तुम क्यों उनके पास जा रहे हो, या तुम मुझसे पढ़ने क्यों आ रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड नेम एंड रेप्यूटेशन। शायद मैं तुम्हें अच्छा पढ़ाती हूँ, उनका खाना तुम्हें अच्छा लगता है, सो इसी को बेटा हम गुडविल बोलते हैं, ठीक है। अब गुडविल ना बच्चा मल्टीपल फैक्टर्स से इफेक्ट करती है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस एक अच्छे लोकेशन पे है तो आपकी गुडविल बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अगर आपका बिजनेस एक खराब लोकेशन पे है तो गुडविल उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, क्योंकि कस्टमर ही नहीं आ रहे। एक कस्टमर ही आपका गुडविल बनाता है बेटा, एक क्लाइंट ही, ठीक है। आप उन्हें सेटिस्फाई कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी ज्यादा अच्छी गुडविल है, प्रोडक्ट खराब है, खराब गुडविल है। आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, बहुत अच्छा गुडविल है, नहीं कमा रहे हो, अच्छा गुडविल नहीं है, ठीक है। सो ये बेटा गुडविल होती है। गुडविल क्या होती है, गुड नेम, रेप्यूटेशन, इज्जत, ठीक है, इसको गुडविल बोलते हैं, ठीक है। अब गुडविल कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ गुडविल। बेटा आपकी गुडविल ना दो तरीके की होती है। सबसे पहला बेटा सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, सेल्फ जेनरेटेड एंड परचेज्ड, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड बेटा वो गुडविल होती है जो आपने खुद से जनरेट किया है। खुद से का मतलब मैम, जैसे कि मैं आपको लंबे टाइम से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मुझे यूट्यूब में आए हुए थोड़ा कम टाइम हुआ है, बट स्टिल इतने ही कम टाइम में मैंने बहुत सारे बच्चों का प्यार लिया, ठीक है, कि मैम आप ऐसे पढ़ाते हो, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आप जो पढ़ाते हो वही एग्जाम में आता है। सो ये मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो मैंने खुद से मेहनत करके बनाई, ठीक है, जो मैंने 1-2 साल मेहनत करके खुद से बनाई, ठीक है। इसको बेटा बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो भी गुडविल हम खुद से मेहनत करके बनाते हैं, ठीक है। तो मैम क्या ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी बैलेंस शीट में दिखाई देगी? नहीं बेटा, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में कभी दिखाई नहीं देगी। क्यों दिखाई नहीं देगी? क्योंकि बैलेंस शीट में वही चीज दिखाई देती है बच्चा जिसके लिए हम कुछ पैसा पे करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो मैंने मेहनत करके बनाई, इसके लिए मैंने कहीं कुछ पैसा नहीं दिया, तो ये गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगी। अब बात करते हैं बेटा परचेज्ड गुडविल की। परचेज्ड गुडविल क्या होता है मैम? परचेज गुडविल बेटा जो गुडविल मैंने पैसे देकर खरीद ली। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इतने टाइम पे तुम्हें यहाँ पे पढ़ाया, बहुत चीजें की, इसके वजह से आई एम अर्निंग सम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, और उस मनी से मैं बहुत चीजें कर पाती हूँ, ठीक है, अपनी डेली लाइफ के एक्सपेंसेस कर पाती हूँ, जो भी पढ़ाती हूँ, जैसे भी पैसे अर्न करती हूँ। अब अगर मुझे इतना मेहनत नहीं करना होता, मैं क्या करती कि सिंपली 1 करोड़ रुपए कहीं से लाती, जूडियो
वेस्ट साइड, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, किसी का भी फ्रेंचाइज खरीद लेती, ठीक है। वहां से क्या होता है कि मुझे पहले दिन से ही पैसा आने लगता है, क्योंकि लोग तो जानते हैं ना ज़ूडियो क्या है, वेस्ट साइड क्या है, डोमिनोज क्या है, मैकडोनल्ड्स क्या है, KFC क्या है, मुझे वहां से पैसा डायरेक्ट आएगा, डे वन से कस्टमर आएंगे। सो बेटा जब मैं कभी किसी की बनी बनाई चीज को खरीद रही हूँ, मैकडोनल्ड्स की रेप्यूटेशन उसके मालिक ने बनाई, ज़ूडियो की उसके मालिक ने, वेस्ट साइड के उसके मालिक ने, सो मैं किसी की बनी बनाई रेप्यूटेशन खरीद रही हूं जिससे मुझे डे वन से पैसा आने लगे बेटा, उसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल। क्या ये परचेज गुडविल मैम बैलेंस शीट में दिखाई देगी? जी हाँ बेटा, ये परचेज गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये हमने पैसे देकर खरीदे, तो इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो ये आपके बेटा दो तरीके की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज गुडविल। क्लियर हो गया कि कभी भी कोई आपसे पूछेगा कि तुमने वो बिजनेस पैसे देकर खरीदा, उसकी फ्रेंचाइजी ली, उसका नाम लिया, ये कौन सा गुडविल है? परचेज गुडविल। तुमने खुद से कुछ बनाया, स्टारबक्स के मालिक ने खुद से स्टारबक्स बनाया, अब वो उसके फ्रेंचाइज बांटता है, ठीक है। तो खुद से जो उसने बनाया, उसकी पहली दुकान, वो उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। बाद में जो बांट रहा है, खरीद रहा है कोई, तो वो परचेज गुडविल है, ठीक है। बट जो खुद से मेहनत करके अर्न कर रहा है रेप्यूटेशन, वो मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है। समझ आया? दो टाइप के गुडविल अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। अब बेटा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कल को मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब कोई एक न्यू कॉमर्स टीचर पढ़ाने के लिए आ रहा है मार्केट में, वो बोलेगा मेरे खुद के बैचेस का नाम बेटा मंजिल बैच है, आपको थंबनेल में भी दिखता होगा मंजिल बैच, ठीक है। तो कोई भी बोलेगा कि यार मुझे भी मंजिल बैच के नाम से पढ़ाना है, ठीक है। तो वो मंजिल बैच बेटा मेरी रेप्यूटेशन है, वो मंजिल बैच को मैंने ग्रो किया, मैंने आगे बढ़ाया। आज जो लोग जानते हैं कि हम फाइमा मैम से मंजिल बैच में पढ़ते हैं, हमें इतने इतने रिजल्ट आते हैं, मंजिल बैच से आते हैं, ठीक है। कोई बोलेगा यार फाइमा मैम ने तो बहुत टाइम से अपनी रेप्यूटेशन बनाई, मैं तो अभी अभी मार्केट में आ रहा है, मुझे तो बच्चे भी चाहिए, क्यों ना मैं फाइमा मैम का ही नाम यूज कर लेता हूँ, उनके नाम से एक कंपनी खोल लेता हूँ। तो भाई तुम मेरे नाम से कंपनी खोलोगे तो मेरी कुछ गुडविल है, तो मुझे उसका पैसा दो, ठीक है, क्योंकि मैंने ये नाम बनाया है। आई हैव मेड दिस नेम, आई हैव मेड दिस इंडस्ट्री, ठीक है। सो अगर तुम्हें मेरे नाम से पैसे कमाने हैं, सो उसके लिए तो तुम्हें मुझे मेरे गुडविल का पैसा देना होगा, ठीक है। तो बेटा हम गुडविल एस्टिमेट कैसे करेंगे, हम अपनी गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे? सवाल तो यही होता है, हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। हम कैसे अपनी गुडविल कैलकुलेट करेंगे? हाँ, हम गुडविल जब खुद की जानेंगे, खुद की वैल्यू जानेंगे, तब तो हम किसी को अपना बिजनेस बोल पाएंगे ना, यार मेरी इतनी गुडविल है, तुम्हें कुछ करना है मेरे नाम से, ठीक है, तो इतना पैसा पे करो और करो। जैसे कि अगर मैंने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली, तो डोमिनोज वाले बोलेंगे ना मैम इतना 1 करोड़ रुपए दो, तब आप मेरा नाम यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर कोई मुझसे बोलेगा कि मुझे आपका नाम यूज करके पढ़ाना है, तो आप मुझे पैसे दो, सिंपल। सो हम ये गुडविल एस्टिमेट कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। तो इसी को बेटा हम एस्टिमेट करने के लिए दो मेथड्स बनाते हैं। क्या दो मेथड है, ठीक है। सबसे पहला मेथड है बेटा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। और दूसरा मेथड है बेटा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स, ठीक है। तो पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, और दूसरा क्या है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम गुडविल को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारी एक्चुअल गुडविल कितनी आएगी, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स में बच्चा हमारे टोटल 3 काइंड्स के होते हैं गुडविल कैलकुलेशन। एवरेज प्रॉफिट मेथड। कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स हम गुडविल कैलकुलेट करें, सबसे पहला मेथड क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये 3 तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, कब, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। आपको क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसी के जैसा बेटा आपका एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स। इसमें आपके टोटल 2 तरीके होते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट
और दूसरा बेटा तुम्हारा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कभी भी हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स, तो हम ये दो तरीके से निकालेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहला मेथड बच्चा, पहला मेथड क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और प्रॉफिट्स के बेसिस में पहला है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ आया? इज इट क्लियर? सो आपके ये कुछ मेथड्स है जो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आज हम शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो हेडिंग डालो जल्दी से, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब बच्चा एक एवरेज निकाल लेना प्रॉफिट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई बिजनेस खरीद रहा है, चलो मेरा छोड़ दो, फॉर एग्जाम्पल मैं ही डोमिनोज बिजनेस खरीद रही हूं, ठीक है। सो डोमिनोज हर साल कितना प्रॉफिट कर रहा है मैं पहले वो देख लूंगी, ठीक है। फिर मैं ये सोचूंगी कि अगर डोमिनोज हर साल इतना प्रॉफिट कर रहा है तो मैं अगर इसका बिजनेस ले लूं तो एवरेज तो मैं इतना प्रॉफिट कमा ही सकती हूं, ठीक है। इसी को एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड से बेटा आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलो गुडविल, गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा ये एवरेज प्रॉफिट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल बच्चा ये देखो, एक बिजनेस है, ठीक है, मुझे किसी का बिजनेस खरीदना है, ठीक है। सो मैं देखूंगी कि वो बिजनेस हर साल प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर पे उसने प्रॉफिट अर्न किया 3 लाख रुपए, फिर सेकेंड ईयर पे उसने प्रॉफिट अर्न किया 3 लाख रुपए, और थर्ड ईयर में भी प्रॉफिट अर्न किया 3 लाख रुपए, ठीक है। तो टोटल बेटा कितना हो गया? 9 लाख रुपए। 9 लाख बेटा इसने अर्न किए टोटल 3 इयर्स में, ठीक है। तो 9 लाख 3 साल में अर्न किए, तो मैं इसको जल्दी से 3 से डिवाइड कर दूंगी। इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ गया बेटा? 3 3 9, 3 लाख रुपीस बच्चा इसका एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी का बिजनेस खरीद रही हूं तो मैं 3 साल बेसिकली क्या 3 लाख रुपए तो एवरेज कमा ही लूंगी उसका बिजनेस खरीद कर, ठीक है। ये हो गया आपका बेटा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है मैम। एवरेज प्रॉफिट तो समझ आ गया कि जो प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है उसको नंबर ऑफ इयर्स के साथ डिवाइड कर दो, जितने जितने साल है, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा एवरेज प्रॉफिट क्या अर्न कर रहा है। बट ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ इयर्स परचेज बेटा, जैसे कि ये 3 लाख रुपए आया एवरेज प्रॉफिट, ये 3 लाख में कितने साल तक उसका बिजनेस खरीद के अर्न कर सकती हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ इयर्स परचेज तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। ये जो है बेटा, ये तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, हमेशा नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। बट नॉर्मल डेली लाइफ में हम अज्यूम करते हैं कि अगर 3 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट है तो मैं उसका बिजनेस खरीद के कितने साल तक 3 लाख अर्न कर सकती हूँ? 4 साल 5 साल तक तो मैं 3 लाख एवरेज प्रॉफिट आराम से अर्न कर लूंगी। तो वो नंबर ऑफ इयर्स परचेज बेटा होता है कि कितने साल तक उसका बिजनेस खरीद के हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चन में चलो नंबर ऑफ इयर्स परचेज ले लो 5 इयर्स, ठीक है। 5 इयर्स ले लो, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल कर आया? 3 लाख। तो 3 इंटू 5, तो मेरा टोटल गुडविल कितना निकल गया बेटा? गुडविल की वैल्यू क्या आ गई? 15 लाख, ठीक है। 15 लाख उसको दूंगी, बिजनेस ले लूंगी, सिंपल नाम यूज कर सकती हूँ। ये कोई मेरे साथ भी कर सकता है कि चलो 15 लाख दो, फाइमा मैम से उनका वो ले लो, ठीक है। सो मेरी ऐसी गुडविल कैलकुलेशन हो गई नंबर ऑफ इयर्स परचेज निकालकर। ओके, समझ आया क्या बोला मैंने, ठीक है। सो इसी को बेटा हम एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। अब ये तो मैम गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी सीखे हो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। देखो तुम्हें ऐसे प्रॉफिट्स दिए रहेंगे, ठीक है, हर साल के प्रॉफिट्स, उनका सम करोगे डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ ईयर्स। जितने साल के प्रॉफिट दिए गए हैं, 5 साल तो नीचे 5 लिख दोगे, 4 साल तो 4 लिख दोगे, जितना भी ईयर का प्रॉफिट है, फिर तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा।
गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कर दोगे, गुडविल निकल गया। इसी को बेटा हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। कल की क्लास में हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। आज वो सब सीखने से पहले ये सीखो बेटा कि सीबीएसई तुम्हें इतनी आसानी से ये प्रॉफिट्स नहीं दे देगी कि पहले साल 3 लाख, दूसरे साल 10 लाख, 5वें साल 15 लाख, छठे साल 20 लाख, ऐसे नहीं दे देगी। कुछ एडजस्टमेंट्स आती है। क्या आती है एडजस्टमेंट्स है, देखो गुडविल के बेटा कुछ एडजस्टमेंट्स होती है, गुडविल के कुछ एडजस्टमेंट्स होती है। अभी मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी, आप वो टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना। एडजस्टमेंट्स मतलब क्या मैम? एडजस्टमेंट्स बेटा मतलब कुछ ऐसे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट या तो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, तो हमें वापस से उसे ऐड करके या लेस करके एक सही प्रॉफिट लिखना पड़ता है। ठीक है, कैसे मैम? और अच्छे से ब्रीफली समझते हैं इसको। देखो ये है बेटा वो एडजस्टमेंट्स, दिख रहा है, क्लियर है? देखो क्या होते हैं गुडविल एडजस्टमेंट्स, ये समझो। ठीक है, अभी भी आपका एक किसी भी नॉर्मल ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है और उस पर्टिकुलर ईयर में बेटा आपके कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गए। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जो कि एबनॉर्मल है रियल लाइफ में, वो कभी कभार होते हैं। रोज तो किसी के यहाँ फायर नहीं लगेगा, रोज तो आग नहीं लगेगी, रोज तो चोरी नहीं होगी। ठीक है, सो इसको हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। सो किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर मेरा प्रॉफिट 1 लाख दिखा रहा है और उस टाइम कुछ मेरा 10,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया, शायद आग लग गई या चोरी हो गया, तो हम क्या करते हैं? उस एबनॉर्मल लॉस को अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। बट बेटा ये रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग नहीं है, ये हमेशा नहीं हो रही है। मेरा तो बिजनेस अच्छा चल रहा था, आग लग गई, इसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं, तो उसके वजह से बिजनेसेस क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट कम कर देते हैं। बट ये प्रॉफिट से कम नहीं होता है बच्चा, ये अननेसेसरीली आपकी प्रॉफिट को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका गुडविल भी कम दिखता है। सो गुडविल वापस सही दिखाने के लिए ये सारे एबनॉर्मल लॉसेस को हम एड बैक कर देते हैं। सो ये टेबल देखो, कभी भी क्वेश्चन में तुम्हें कोई भी एबनॉर्मल लॉस कोई भी पर्टिकुलर ईयर में दिखाया जाएगा कि 2016 का प्रॉफिट 1 लाख है, ब्रैकेट में लिख दिया एबनॉर्मल लॉस 10,000, तो वो बेटा एबनॉर्मल लॉस रेकरिंग नहीं है, वो गलती से हो गया, इसकी वजह से मैं प्रॉफिट क्यों कम करूं? तो उसको हम दोबारा से ऐड कर देंगे उस पर्टिकुलर प्रॉफिट में। तो 1 लाख का था नॉर्मल प्रॉफिट, 10,000 का एबनॉर्मल लॉस था, तो 10,000 ऐड करके लिखेंगे 1,10,000 ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, सो कभी भी कोई भी एबनॉर्मल लॉस आए उसे हम वापस से ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अननेसेसरी कभी भी कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल गेन होए, ठीक है, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन अब क्या हो गया? गलती से लॉटरी लग गई, कोई प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है उसको बेच के कुछ पैसे आ गए। ये काम हम रोज नहीं करते हैं बच्चा, लॉटरी लग गई वंस इन अ वाइल हो रहा है, एक प्रॉपर्टी रखी थी बेच के पैसा आ गया, एक बार हो रहा है, रोज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो एक बार जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम अपने प्रॉफिट में बेमतलब का बढ़ाकर दिखा रहे हैं। ठीक है, सो इसको हम माइनस कर देंगे अपनी प्रॉफिट से। तो जितने भी तरीके का एबनॉर्मल गेन से बेटा, जो भी एबनॉर्मल गेन है, ठीक है, वो सारा एबनॉर्मल गेन को हम माइनस कर देंगे। जैसे कि कोई भी प्रॉफिट लॉटरी से आ जाना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो जाना, सबको हम दोबारा से प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से बेटा तुम्हारा आ जाता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बेटा ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है ना बच्चा, तो तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ा दिखेगा। ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है तो प्रॉफिट भी बढ़ा दिखेगा, जो कि फालतू का बढ़ा हुआ है। ठीक है, उसे हम वापस से क्या कर देंगे? देखो चलो नेक्स्ट समझो बच्चा, मेरा नेक्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कभी भी मेरा अगर बेटा बढ़ा है तो इस वजह से जो मेरा प्रॉफिट होगा ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, बेमतलब का मेरा प्रॉफिट कम हो जा रहा है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है प्रॉफिट कम हो जा रहा है। सही प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसको वापस से ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे ऐड में आएगा क्या? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से बेटा कभी भी मेरा अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ा दिखेगा बेमतलब का। सो हम उसे वापस से कम कर देंगे, तो हम इसे लेस कर देंगे। देखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ओपनिंग स्टॉक के केस में ना बेटा, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो रहा है तो वापस से ऐड करो। ओपनिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट बढ़ा दिखाई देगा, तो वापस से लेस करो। ठीक है, ये चीजें तुम्हें खुद के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। ठीक है, इसी के जैसा बेटा होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन में एकदम स्ट्रेट चलता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बेमतलब का बढ़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रॉफिट बेमतलब का बढ़ा दिखाई दे रहा है, इसको लेस कर दो, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक देखो लेस हो जाएगा।
ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जा रहा है। अगर बेटा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट भी तुम्हारा कम हो जा रहा है बेमतलब का, तो इसको हम वापस से ऐड कर देंगे। देखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है कि प्रॉफिट में अगर कुछ भी ऐसा चेंजेस क्वेश्चन बता रहा है तो ऐड करना है या लेस करना है। मैंने आपको ये रिलेशन भी समझा दिया है। ओपनिंग और क्लोजिंग का ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन बेटा तुम्हें सारों से याद रखना। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, प्रॉफिट कम, प्रॉफिट बेमतलब कम हो जा रहा है, ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है, कम है, प्रॉफिट बढ़ जा रहा है, इसको वापस से लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन सीधा चलता है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड, वापस से लेस। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, प्रॉफिट भी कम, वापस से ऐड। सिंपल रिलेशन चलेगा, ठीक है। एबनॉर्मल जितने भी लॉसेज है सबको ऐड बैक करेंगे ताकि हमारा सही गुडविल आए। एबनॉर्मल जितने भी गेन्स है सबको लेस करेंगे ताकि सही प्रॉफिट निकल कर आए, जिससे गुडविल एस्टिमेशन करेक्ट हो पाए। इसी तरीके से बेटा एक आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है मैम? कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा एसेट होता है। आपने अपने कोई एसेट को रेवेन्यू बना दिया, मतलब कि एक्सपेंस बना दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आपने किसी भी एक एसेट को रेवेन्यू बना दिया, मतलब एसेट को खर्च दिखा रहे हो। आपने एक मशीनरी खरीदी, वो बैलेंस शीट में ना जाती, यार एसेट है, बट आपने उसको खर्चे में डाल दिया, ठीक है, गलत कर दिया, खर्चे में डाल दिया तो अननेसेसरी आपका प्रॉफिट कम हो गया है क्योंकि आप उसको खर्चा दिखा रहे हो। तो सही प्रॉफिट लाने के लिए इसको हम दोबारा क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सो कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट को आपने ट्रीट कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस की तरह, उसको सही प्रॉफिट लाने के लिए दोबारा ऐड करोगे। अब क्योंकि ये आपका एसेट है तो इसके साथ ना बेटा आपका डेप्रीसिएशन, इसके साथ आपका डेप्रीसिएशन हमेशा चलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ आपका डेप्रीसिएशन चलेगा क्योंकि ये एक एसेट है, एसेट में डेप्रीसिएशन लगता है। हमने उसको खर्चा मान लिया था बट दोबारा से तो एसेट में डाला ना, सही प्रॉफिट के लिए एड बैक किया, तो अब इसमें हमारा डेप्रीसिएशन लगेगा और वो डेप्रीसिएशन को हम लेस करेंगे। ये दोनों बेटा हमेशा भाई भाई है, याद रखोगे, ये दोनों हमेशा भाई भाई है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसको प्रॉफिट में दोबारा से ऐड करो जो भी अमाउंट है और उसमें डेप्रीसिएशन भी माइनस करो, भाई भाई। इसी का अपोजिट बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन में दे दे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस केस में बेटा आपने क्या किया? अपने एक्सपेंस को क्या बना दिया? एसेट बना दिया। अपने किसी भी एक्सपेंस को एसेट बना दिया बेमतलब का। एक एक्सपेंस को एसेट बना रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट फालतू का बढ़ा दिख रहा है, सही प्रॉफिट लाने के लिए आप इसको क्या करोगे? लेस कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। अब बेटा अब तुमने किसी खर्चे को एसेट बना दिया तो उसमें तुमने डेप्रीसिएशन भी चार्ज किया होगा, एसेट में तो डेप्रीसिएशन लगता है, तो यहां पे भी डेप्रीसिएशन भाई भाई चलेगा, डेप्रीसिएशन भाई भाई है, बट यहां पे बेटा हम डेप्रीसिएशन को ऐड करेंगे, ठीक है। सो इधर भी डेप्रीसिएशन भाई भाई है। कभी भी रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर देखोगे डेप्रीसिएशन लगेगा, बट जब हमने एसेट को एक्सपेंस बना लिया था तब हम उसको वापस से क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे और डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। जब एक्सपेंस को एसेट बना लिया तो जाहिर सी बात है फालतू का प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट को माइनस करो, और क्योंकि हमने ऑलरेडी एसेट में डेप्रीसिएशन लगा कर रखा है क्योंकि खर्चे को एसेट बना लिया था, सो वो डेप्रीसिएशन को ऐड कर देंगे। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा समझने में, बट एज सून एज वी मेक क्वेश्चंस ना तो तुम्हें सारी चीजें याद हो जाएंगी। बेटा कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कोई भी नॉन रेकरिंग इनकम दिखे, जो इनकम एक बार आई, आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, गलती से एक बार आ गई कोई लॉटरी से या किसी चीज से, वो सारी इनकम को आप क्या करोगे? लेस करोगे प्रॉफिट से। पार्टनर को कभी भी कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन देना है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ये भी लेस होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी फालतू चीज है जैसे कि फ्यूचर एक्सपेंस हो गया, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया जो कि पेबल है, ये सारी चीजें बेटा लेस होती है। सो ये टेबल का आप जल्दी से पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि होता क्या है इस गुडविल चैप्टर में। ये एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है और बच्चों के मार्क्स इस एडजस्टमेंट में ही करते हैं क्योंकि उन्हें एडजस्टमेंट पता ही नहीं होता है, अलग अलग तरीके के एडजस्टमेंट आते हैं।
आपका इसमें से जो थोड़ा डिफिकल्ट है वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, और ये कैपिटल और रेवेन्यू वाली जो चीज मैंने आपको सिखाई है वो है, बट आप वीडियो दोबारा देख लोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कल की क्लास में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एडवांस चीजें सीखेंगे, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो पाए और आप अच्छे से सारी चीजों को आगे लेकर जा सको। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चा पार्टी, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।